कहते हैं कि इश्क की आग में जलते प्रेमी किसी भी हद तक जा सकते हैं, लेकिन जब कभी भी वो बेकाबू वासना के नियंत्रण नहीं कर पाते हैं, तब उनके साथ अनहोनी होने की आशंका बढ़ जाती है। दिल्ली के करवाल नगर के ऐसे ही कुछ प्रेम युगल की दास्तान है, जो कि अपनी वासना में बेट चढ़ जाते हैं। सुबह सुबह 6 बज रहे होते हैं और करवाल नगर के बाहर एक जिम खाना होता है, वर्ल्ड जिम खाना। उसके बाहर एक चौराहा लगता है और चौराहे के बीचों बीच एक लाश पड़ी हुई दिखाई देती है, जो कि 19 से 20 साल के एक लड़के की होती है। वहां पर कुछ लोग सुबह सुबह कुछ दूध बेच रहे होते हैं, तो कुछ अखबार बेच रहे होते हैं, तो कुछ लोग नहा धोकर अपनी ऑफिस की ओर बढ़ रहे होते हैं। उसी बीच वहां पर धीरे धीरे देखते ही देखते बहुत ज्यादा भीड़ उमड़ लग जाती है। बहुत ज्यादा लोग इकट्ठा हो जाते हैं उस लाश को देखने के लिए, और उसमें से एक इंसान उस लाश को पहचान लेता है और पहचान कर पुलिस को 100 नंबर पर कॉल करती है। और वो कहता है इंसान कि साहब यहाँ पर एक लाश मिली है और उस लाश में से खून निकल रहा है अभी भी। तो उस वक्त 20 मिनट के अंदर ही जो है पुलिस इंस्पेक्टर अपनी जीप लेकर कुछ अपने साथी के साथ वहां पर मौके पर पहुंच जाती है। और पहुंचने के बाद जब पूछताछ करती हैं, तो उसमें से एक इंसान बोलता है कि साहब ये लड़का किसी लड़की से प्रेम करता था और हो सकता है ऐसा ही कुछ उसके साथ अनहोनी हुई है। आखिर उस लड़के की मौत क्यों हो जाती है इतनी कम उम्र में? क्यों उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है? क्यों उनके साथ इतनी मारपीट की जाती है, जिसकी वजह से ज्यादा खून बहने की वजह से वो आखिरी सांस तक नहीं ले पाता है, अपना दम तोड़ देता है। नमस्कार दोस्तों, मैं रमजान सैया और आज की सच्ची घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो करवाल नगर दिल्ली की कहानी है, जहां पर एक दीपक नाम का व्यक्ति, जो कि एक लड़का होता है 19 साल का, वो अपने चाचा रमेश के यहाँ पर करवाल नगर में एक किराए के मकान पर उनके साथ में पढ़ाई कर रहा होता है। 11वीं कक्षा में पढ़ाई कर रहा है दीपक, कुछ काम भी ढूंढने की कोशिश में रहता है। उसी बीच वो अपने पढ़ाई करने के बाद जब मार्च 2020 में लॉकडाउन लग जाता है, और लॉकडाउन लगने के बाद दीपक अपने गांव बागपत लौट जाता है। और बागपत लौटने के बाद वो जब फिर दिल्ली जाने की कोशिश और फिराक में रहता है, उसी बीच एक बार फिर से लॉकडाउन लग जाता है और दीपक वहीं पर रुक जाता है। अपने माँ बाप से उसको रोक दिया जाता है और उसे कहते हैं कि लॉकडाउन खुलते ही तुम दिल्ली चाहो तो चले जाना। लेकिन दीपक अपने ही मन में घुटता रहता है, सोचता रहता है कि कब लॉकडाउन खुलेगा और कितना जल्दी मैं दिल्ली पहुंच जाऊं। इसी को लेकर जब लॉकडाउन खुल जाता है तो वो अपनी माँ से कहता है कि माँ मुझे दिल्ली जाऊंगा। माँ कहती है कि बेटा अभी तो लॉकडाउन लगा हुआ है, तुम दिल्ली क्यों जाओगे? तब दीपक कहता है माँ लॉकडाउन तो खुल गया है, मुझे दिल्ली जाना है। तो माँ कहती है कि बेटा तुम दिल्ली मत जाओ, तुम यहीं रहो। तो बेटा कहता है कि माँ यहाँ तो मैं खाली बैठा हूँ, अगर मैं दिल्ली जाऊंगा तो कुछ कमा पाऊंगा और कुछ पैसे इकट्ठा करके मैं गांव लेकर आऊंगा, तुम्हें भी कुछ काम होगा, पिताजी को कुछ काम होगा, वो पैसे काम आएंगे, मैं दिल्ली जाना चाहता हूँ। तब माँ कहते हैं कि बेटा मैं तुम्हारे पिताजी से बात करूंगी, अगर उन्होंने हाँ बोला तो तुम दिल्ली चले जाना। तब तक उसके पिताजी से जब बात करते हैं तो पिता मना कर देते हैं। दीपक समझाते हैं, बुझाते हैं, मिन्नत मांगता है, तो पिताजी मान जाते हैं और दीपक जो है दिल्ली के लिए रवाना हो जाता है। दोपहर में ही अपने चाचा रमेश के घर पर पहुंच जाता है। चाचा का अपनी ड्यूटी पर नहीं होते हैं, वो घर पे ही रहते हैं क्योंकि उनका शिफ्टिंग टाइम हो जाता है नाइट का। तो दीपक दोपहर में जैसे ही पहुंच जाता है तो चाचा अचानक दीपक को देखकर वो घबरा जाते हैं और कहते हैं कि दीपक तुम बिना बताए कैसे पहुंच गए यहाँ पर? तो दीपक कहता है कि चाचा मैं यहाँ पर कुछ काम के सिलसिले में आया हूँ। तब दीपक के चाचा रमेश अपने पहले घर पर बात करता है दीपक के घर पे मम्मी से और कहता है कि सब ठीक तो है? तो उसकी माँ कहती है कि हाँ सब ठीक है, दीपक हमसे पूछ कर ही आया है। दीपक जब अपने घर में नहा धो लेता है, उसके बाद उनके चाचा रमेश उसको सुबह का बनाया हुआ खाना उसको दे देते हैं और कहते हैं कि मैं बाजार से सब्जी खरीदने जा रहा हूँ। तो दीपक भी अपने चाचा से कहता है कि मैं भी अपने पुराने दोस्त से मिलने जा रहा हूँ, मैं उनसे मिलकर आ रहा हूँ। ये कहकर वो सीधा पहले अपनी प्रेमिका पूजा के पास जाता है और प्रेमिका उससे मिलती हैं और उसके गले लग जाती हैं। और गले लगते ही उसकी प्रेमिका दीपक से कहती है कैसे हो तुम? तब दीपक कहता है कि मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? तब पूजा कहती है कि मैं भी एकदम ठीक हूँ।
और पूजा अपने मास्क निकालती हैं अपने बैग से और दीपक को देती हैं कि ये लो मास्क लगा लो, यहाँ पर फाइन भी लग सकती है। तो दीपक तुरंत वो उस मास्क को लगा लेता है और मास्क लगाने के बाद पूजा कहती हैं कि मैंने नया सिम लिया है, तुम मेरा नंबर ले लो, तुम मुझे शाम को फोन करना, अब मेरे पिताजी आते होंगे, मैं जा रही हूँ। तब दीपक कहता है कि क्या तुम्हारे पिताजी अभी भी नाराज हैं? तो पूजा कहती हैं कि छोड़ो जाने दो, मैं अपने पिता को मैं मना लूंगी, तुम जल्दी जाओ, मेरे पिताजी अभी आने वाले हैं। दीपक घर पे आ जाता है और घर पर आते ही पहले एक सेकंड हैंड फोन लेता है और फोन लेने के बाद वो अपने चाचा के नंबर से सिम निकालता है और सिम जैसे एक्टिवेट हो जाती है, सबसे पहले पूजा को वो फोन करता है और फोन पे बातें करना चालू करता है। पूजा से बात करते करते बहुत टाइम बीत जाता है और बात करते करते 4 से 5 दिन बीत जाते हैं। दीपक दिल्ली आया था किसी और मकसद से, लेकिन उनके घर वालों को यही पता था कि दीपक आखिर दिल्ली जो है कमाने गया है, लेकिन दीपक का मकसद कुछ और ही था, पूजा से मिलना चाहता था। 1 साल से इतनी दूरियां, वो नजदीकियां महसूस कर रहा था और जैसे ही दीपक दिल्ली आया और 4-5 दिन बीत गए, पूजा से मिला नहीं, उसके साथ कुछ ऐसा रिलेशन बना ही नहीं, तो वो अंदर ही अंदर घुटता जा रहा था कि मैं इतना नजदीक होकर भी, एक 5 मिनट के रास्ते की दूरी पर होकर भी मैं पूजा से मिल नहीं पा रहा हूं, जिसको लेकर दीपक पूजा से आखिर फोन पर कहता है कि पूजा मैं तुमसे मिलना चाहता हूं, मेरे सब्र के बांध जो है टूट रहे हैं, मुझे नींद नहीं आती है, मैं तुमसे हर हाल में हर कोशिश कर कर मैं तुमसे मिलना चाहता हूं। तो पूजा कहती हैं कि तुम अभी रुको, अभी तो रात के 10 बजे हैं, तुम एक काम करना, रात को 1:30 बजे जो है मेरे घर पर आ जाना। अब कुछ लोग जो हैं गली में घूम रहे हैं, कुछ लोग को भी पता है, तुमको पहले भी मालूम है कि तुम्हारी वजह से इस गली के अंदर जो है पहले भी बवाल हो चुका है, हंगामा हो चुका है और ये लोग नहीं चाहते हमारे प्यार को, ये लोग नहीं समझते। मेरे पिताजी को भी बोल के रखा है, मेरे पिताजी ने मुझे बहुत बार डांटा है, लेकिन मेरे पिताजी की डांट मुझ पर फर्क नहीं पड़ती, क्योंकि जिस तरीके से मैं बेइंतहा तुमसे प्यार करती हूँ, जिसको लेकर मैं भुला नहीं पाती हूँ, मेरे पिताजी का कहा हुआ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। और इतना कहकर वो फोन को कट कर देते हैं, शट डाउन कर देते हैं। उसके बाद में दीपक रात को 10 बजे उठता है और उठने के बाद वो पहले मेडिकल पर जाता है और मेडिकल पर जाने के बाद वो पहले कंडोम खरीदता है और कुछ गली में जो कुत्ते होते हैं स्ट्रीट डॉग, जो रात को भौंकते बहुत हैं, उसको भी बिस्किट देकर चुप कराने के लिए एक बिस्किट खरीद लेता है। जिसके बाद दीपक इंतजार कर रहा होता है कि कब रात की 1:30 बजेगी और कब वो पूजा से मिलने जाएगा। ये सोचते सोचते रात के टाइम नहीं बीत रहा होता है, 1 बज जाती है। दीपक अपनी तैयारी करते गली से निकल जाता है, कुछ लोग इक्का दुक्के रास्ते में मिलते हैं, जिससे मुंह छुपाते छुपाते दीपक आखिर उस पूजा के घर के बाहर जाकर बैठ जाता है, जहां पर कुछ डॉग्स होते हैं, कुत्ते होते हैं, वो भौंकना चालू करते हैं तो उनको बिस्किट डाल देता है। दीपक वहां पर बैठा होता है, रात को 1:30 बजते हैं। पूजा अपने दरवाजा चुपके से धीरे से खोलती हुई सीढ़ी के रास्ते से नीचे उतरते हुए दीपक के मुंह पर अंगुली रखकर उसको चुप रहने को कहती हैं और उसे कहती है कि तुम मुझे फॉलो करो, मेरे पीछे पीछे मेरे घर के अंदर आ जाओ। धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाते हुए दीपक पूजा के पीछे पीछे, सामने ही दरवाजा खोलते ही तुरंत बाथरूम होता है, उस बाथरूम के अंदर पूजा उस दीपक को जो है कहती है कि तुम उसके अंदर चले जाओ और इशारों में ही उसको समझाती हैं। दीपक बाथरूम में जाकर खड़ा हो जाता है और पूजा जो अपने कमरे की तरफ बढ़ती है और पर्दा हटाकर देखती है कि कहीं मेरे पिताजी या फिर मेरी माँ कहीं उठकर हमें देख तो नहीं लिया है। पूजा आश्वस्त हो जाती है, शांत हो जाती है कि आखिर कोई उठा तो नहीं है और पूजा बाथरूम में आ जाती है दीपक के साथ। और दीपक के साथ बाथरूम में आने के बाद कुछ लंबी दूरियां होने की वजह से वो उस प्यार के अंदर इस कदर पागल हो जाते हैं, एक दूसरे की वास्ता में इतने एक दूसरे के अंदर समा जाते हैं, उनको किसी को खानो कान खबर तक नहीं मिलती है। इसी बीच उसके पिता सत्यपाल सिंह की नींद खुल जाती है और नींद खुलने के बाद वो बाथरूम की तरफ बढ़ते हैं और बाथरूम को जब धक्का लगाने की कोशिश करते हैं तो बाथरूम अंदर से लॉक होता है। सत्यपाल आधी नींद के अंदर होते हैं और वो कहते हैं कि पूजा जल्दी करो, बाहर आओ, मुझे बाथरूम जाना है। ये बात कहकर पूजा एकदम से डर जाती है, घबरा जाती है
और वो कप कपाने लगती हैं और दीपक से चुपके से धीरे से आवाज से कहते हैं कि अब क्या होगा। और इसी तरीके से सत्यपाल को बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। वो बाथरूम के अंदर अंधेरा होता है और अंधेरे के अंदर कुछ कपड़े उल्टे सीधे पहन लेती है पूजा और कुछ कपड़े उल्टे सीधे दीपक भी पहन लेता है। कुछ उसके चड्डी बनियान जो हैं पूजा के हाथ में आ जाते हैं और पूजा दरवाजा खोलते ही भागने की कोशिश में रहती है। वो कपड़े की तरफ बढ़ती है तो उसके हाथ से कुछ कपड़े गिर जाते हैं जो कि उसके पिता के पैर पर गिरने का पिताजी को एहसास होता है कि मेरे पैर पर कुछ कपड़े गिरे हैं। और उसके पिता को ऐसा लगता है कि आखिर पूजा इस तरीके से भागकर वो अपने कमरे की तरफ किस तरह भाग के गई है, ऐसा क्यों गई है। वो इस तरह से सोचकर जब उसकी नींद पूरी उड़ जाती है सत्यपाल सिंह की, तब वो लाइट ऑन करते हैं बाथरूम की और देखते हैं कि नीचे चड्डी बनियान गिरे हुए हैं। उनको उठाने के बाद दरवाजा खोलते हैं तो अंदर एक शर्ट पहना हुआ दीपक, पैंट उनका जो है नीचे पड़ा हुआ रहता है और वो आधा नंगा और आधा कपड़ा पहना हुआ खड़ा दिखाई देता है। तब सत्यपाल सिंह उस दीपक के कान पकड़कर उसका कान मरोड़कर दो चार थप्पड़ लगाकर उसे कहते हैं कि बदतमीज, यही चीज तू ढूंढ रहा है क्या। इस तरीके से उससे बात करते हैं। फिर दो चार और थप्पड़ उसके कान के नीचे लगा देते हैं। तभी दीपक कभी ना सोचा था कि मेरे साथ कुछ ऐसा हो जाएगा। वो सिर्फ पूजा से मिलना चाहता था और पूजा से मिलकर अपनी हवस मिटाना चाहता था। वो उससे हर दूरी को नजदीकी में बदलना चाहता था। उसी को लेकर दीपक उसके बारे में कभी सोचा नहीं था कि मेरे साथ ऐसा कुछ हो जाएगा। जब दीपक माफी मांगने लग जाता है सत्यपाल सिंह से, उसके पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगता है कि मुझे माफ कर दो, मेरे से गलती हो गई है और मुझे छोड़ दीजिए। तब सत्यपाल मलिक का और गुस्सा सातवें आसमान पर बढ़ जाता है और सातवें आसमान पर बढ़ने के बाद वो अपने हाथ पकड़कर दीपक का अपने कमरे की तरफ लेकर जाते हैं और उनका हाथ पैर बांध देते हैं। जिसके बाद बेल्ट के साथ उसकी इतनी पिटाई करते हैं कि उसके शरीर से खून निकलना चालू हो जाता है। उसके बाद कैंची से भी उसको जो है अपने शरीर के ऊपर कट लगाने चालू कर देते हैं, जिसके बाद उसका बहुत ज्यादा खून बहने लग जाता है। इतना खून बह जाता है कि दीपक बेहोश की हालत में पड़ जाता है। जब दीपक बेहोश हो जाता है, हिलना डुलना बंद हो जाता है, उसकी सांसें थम जाती हैं, तब जाके सत्यपाल मलिक का गुस्सा जो है, सत्यपाल सिंह का जो गुस्सा है वो शांत हो जाता है। और शांत होने के बाद जब उसको एहसास होता है कि दीपक आखिर मर चुका है और इसकी जिंदगी समाप्त हो चुकी है, इसकी लीला समाप्त हो चुकी है, तभी जाकर वो रुकता है। और रुकने के बाद उसको एहसास होता है कि दीपक आखिर मर चुका है। और उसके बाद दीपक को अपने बाइक पे बिठाते हैं और बाइक पे बिठाने के बाद अपने दोस्त के साथ एक चौराहे पर, जहां पर करनाल चौराहा रखता है, करवाल चौराहे के बाहर एक जिम खाना होता है, वर्ल्ड जिम खाना, वहां पर उसको डाल दिया जाता है। डालने के बाद जब पुलिस को इस बात का पता लगता है तो पुलिस इसकी तहकीकात के लिए सबसे पहले चाचा रमेश को पूछताछ करती है। और चाचा रमेश कहते हैं कि मैं भी दीपक को रात से ढूंढ रहा हूं और दीपक मुझे मिला नहीं है, मैं भी काफी परेशान हूं। तब पुलिस उससे पूछती है कि दीपक के किसी से कोई झगड़ा या फिर किसी से कोई पुरानी दुश्मनी। तब दीपक के चाचा कहते हैं कि नहीं साहब, ऐसा तो कुछ नहीं है। जब पुलिस उसको थोड़ा प्रेशराइज करती है और उससे वापस पूछताछ करती है, तब उनके चाचा कहते हैं कि दीपक पूजा से प्यार करता है और ये बात हर किसी को इस गली मोहल्ले में पता है। सत्यपाल सिंह को भी इस बात का पता है और ये जो कारनामा हुआ है, दीपक की जो मौत हुई है वो कहीं ना कहीं पूजा की वजह से हुई है। इस बात को लेकर पुलिस की टीम सत्यपाल सिंह के घर पहुंचती है। सत्यपाल सिंह से जब पूछताछ की जाती है और उससे पूछताछ से पता चलता है कि ये कारनामा और ये हत्या सत्यपाल सिंह ने अपनी बेटी के साथ दीपक को देखने के पर की है। उसको उतनी चिड़न हो जाती है, इतना गुस्सा हो जाता है, जिसके लिए दीपक की हत्या कर दी जाती है। ये पूरे कबूल करने के बाद उसको कोर्ट में पेश किया जाता है और कोर्ट में पेश करने के बाद सजा सुनाई जाती है। और सजा सुनाने के बाद उसको जेल की सलाखों के पीछे सत्यपाल सिंह को भेज देते हैं। और आज की कहानी यही खत्म होती है। फिर आपसे कल सुबह 10:30 बजे मिलेंगे नई कहानी के साथ। तब तक हमें इजाजत दीजिए। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए। जय हिंद।